हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम जीएस वन में बीपीएससी के जीएस वन में हम ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कर चुके हैं इन द हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। ओके, हमने तीनों ही क्वेश्चंस कर लिए हैं, लाइक पटना कलम और आपका मॉडर्न आर्ट एंड पाला आर्ट। ठीक है, इन तीनों में से रिपीट होकर क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक पाला आर्ट से 2 से 3 बार पूछा गया है। पटना कलम और मौर्य का आर्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है हमें। हर साल घुमा फिरा के वो पूछते हैं। खैर, मैंने तीनों ही प्रोवाइड आपको कर दिए हैं। प्लस आप जानते हैं इस चैनल पे हम ज़्यादातर मॉडल आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, लाइक किस तरह से मॉडल आंसर होना चाहिए। मॉडल आंसर इन द सेंस कि आपको कितना मैटर लिखना है, लाइक हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से, लाइक बीपीएससी के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स फॉर द यूपीपीसीएस एंड अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स एंड मोस्ट लाइकली टू बी यूपीएससी आफ्टर दैट। बट अभी हम 67th एंड 68 बीपीएससी को फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, soon you are going to find the UPSC material as well. Okay, so we will going to understand like हमें कितना इसमें इंट्रो पार्ट लिखना होता है, कितना हमें जो है बॉडी पार्ट लिखना होता है, एंड हाउ मच इज़ द कंक्लूजन शुड बी, प्लस किस तरह से लिखना होता है, क्या क्या डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए, क्या कितने और किस तरीके से हमें जो है फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें मैप्स वगैरह या टेबल्स हमें जो है कैसे बनाने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। प्लस हम मॉडल आंसर्स को कोशिश करते हैं सिर्फ उतनी ही स्पेस में हम लिखें, मतलब लाइक उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम करते हैं जितना कि रिक्वायर्ड होता है, ताकि आपको मटेरियल भी एम्पल मिले और बहुत ज़्यादा भी ना मिले, ताकि आप उतना ही पढ़ें जितना कि ज़रूरत है। मतलब कि ज़्यादा पढ़ने का भी क्या ही मतलब है, राइट? ज़्यादा सोर्स पढ़ लीजिए और फिर वो चीज़ याद ही ना रहे। इस वजह से हम उतना ही पढ़ेंगे। यूट्यूब पे आपको अलग-अलग और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी इन चीज़ों पे एक्सप्लेन करने के लिए, बट आंसर्स कैसे लिखने हैं, एक जगह सारे आंसर्स मिल जाएँ, वो भी अच्छे फॉर्मेट में। तो हमारी यही कोशिश है। अगर आपको ये सही रहता है तो लाइक लगता है और आपको यूज़फुल लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है संथाल रिवोल्ट। ठीक है, संथाल रिवोल्ट 1855 टू 56 इन बिहार में हुआ है। इससे रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पे मेनली ये 3 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, और ये इसी से कनेक्टेड ही करके पूछते हैं, लाइक डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ संथाल 1855-56 इन बिहार। सेकेंड इसको घुमा के पूछेगा कि संथाल अपराइजिंग प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ पॉपुलर आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन। और तीसरा इसी को घुमा के पूछेगा, लाइक द संथाल अपराइजिंग वाज द फर्स्ट फियर्स रिएक्शन ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया इलिसिटेड। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। लाइक देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संथाल रिवोल्ट हुआ क्यों था। ठीक है, तो लाइक यू नो कि आफ्टर व्हेन डलहौजी केम अप विद द आइडिया ऑफ लाइक हड़प नीति के साथ जब वो आया था, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए, तो जब वो ऐसा कर रहा था लाइक अपने काल में तो काफ़ी सारी जगह से वो मतलब लाइक ज़मीनों को कैप्चर करता गया और फिर धीरे धीरे इन सब में जो है लाइक जो पीजेंट्स थे, जो आदिवासी क्षेत्र थे, ट्राइबल क्षेत्र, सभी को नुकसान हुआ, सभी की ज़मीनें जा रही थी, उन्हें नुकसान हो रहा था, राइट? कॉलोनियल रूल के लिए मतलब रूल जो है वो सभी के लिए परेशानी का मुद्दा बन गया था, राइट? इसमें संथाल रिवोल्ट जो है, संथालीज़ जो हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट किया। इसके बाद आप देखेंगे कि इस सेंचुरी के एंड में लाइक 1899 के आसपास जो है वो आपका बिरसा मूवमेंट भी होता है, वो भी काफ़ी बड़ा रिवोल्ट आता है। ये 2 रिवोल्ट जो हैं ये सबसे बड़े रिवोल्ट कहे जाते हैं उस टाइम के, ब्रिटिश टाइम के, और इन दोनों को ही घुमा के पूछा जाता है। इसमें भी आप फ्रीक्वेंसी अगर कहेंगे तो नंबर 1 पे आप संथाल रिवोल्ट रखेंगे, नंबर 2 पे आप बिरसा रखेंगे, और तीसरा नंबर पे एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि लाइक ऑल द रिवोल्ट्स इन बिहार, उन सबको सबमर्ज करके आप उसका
रेफरेंस मतलब एक आंसर बताइए, ठीक है। तो वो हम अलग करेंगे, फ़िलहाल हम इन दो को लेके चलेंगे। पहले हमारा यहाँ पे संथाल रिवोल्ट है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना देना है। अगर आप इसको इंडिया का डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वैसे बिहार का डायग्राम मैंने बनाया है। बट इसको आप थोड़ा सा अगर इसमें एक्स्ट्रा ये दिखा देते हैं, लाइक कि साइड में ये यूपी से शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री, नीचे झारखंड से कर रहा है, इधर वेस्ट बंगाल से कर रहा है, इधर नॉर्थ ईस्ट से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं कि बिहार एक्चुअली में है कहाँ, राइट। अगर पूरा मैप पे शो करते हैं वो भी सही है, बट उसमें क्या है कि बहुत छोटा हो जाएगा बिहार का मैप, राइट। यहाँ पे हमने बिहार को भी बड़ा करके दिखाया, प्लस उसके आसपास के रीजन्स को दिखा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में ये झारखंड और बिहार इन दोनों के बॉर्डर पे शेयर कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये मेनली संथाल ट्राइबल्स रहते थे, संथाल ट्राइबल पीपल, ठीक है। और ये रिवोल्ट जहाँ पे हुआ था उस रीजन को कहते हैं दामन कोह रीजन। वो ये पूरा रीजन आप देख सकते हैं, भागलपुर से लेके राजमहल की हिल्स, नीचे पहाड़ियाँ जो थी वहाँ तक ये फैला हुआ था, ठीक है। इस पूरे रीजन को दामन कोह रीजन कहते हैं, ठीक है। और ट्राइबल पीपल यहाँ पे रहते थे, संथालीस, इन्होंने ही रिवोल्ट को ये किया था, इग्नाइट किया था, ठीक है। मतलब रिवोल्ट ही नहीं का था। नाउ see, in the introduction part we will going to write like the Santhal rebellions were the first strong tribal rebellion against the colonial government which took place in 1855-56। थोड़ा सा आप उसको लाइक क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन मैं हमेशा ही कहता हूँ, तो थोड़ा सा बड़ा इसका इंट्रो भी देना है, तो उसके लिए हमें पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है कि ये था क्या, राइट। The Santhal rebellions were the first strong tribal rebellion against the colonial government and which took place in 1855 to 56, ठीक है। Now Santhal people were spread from the then Bihar to Bengal। बिहार से लेके बंगाल तक में ये रीजन में फैले हुए थे, राइट। बट द सेंटर ऑफ द रेबेलियन वाज संथाल परगना। संथाल परगना में जो आप कहेंगे, जहाँ पे ये संथाल ट्राइबल्स का मैंने यहाँ पे आपको दिखाया डॉट, वहाँ पे ये सेंटर था, ठीक है। बाकी फैला हुआ था आपका बंगाल बिहार में इस तरीके से, जैसे मैंने दिखाया है ये आपको। वेस्ट बंगाल तक थोड़ा बहुत ये आ गया था, मगर मेनली इसको ये दामनी को रीजन में ही कहते हैं, यहाँ पे ये बहुतायत में था, ठीक है। नाउ बट द सेंटर देन इट इज़ द वाइड एरिया फ्रॉम भागलपुर टू राजमहल हिल्स, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों तक, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ फर्स्ट वाइल बिहार स्टेट। जो पहले का बिहार स्टेट था उसके अकॉर्डिंगली, देखिए पहले का बिहार स्टेट जो था उसमें ये झारखंड भी था, उड़ीसा का पार्ट भी थोड़ा बहुत था, ठीक है। मतलब ये था ना उड़ीसा जो है, देखिए बंगाल बिहार से कब अलग हुआ, ये हुआ है 1912 में। फिर उसके बाद उड़ीसा कब अलग हुआ है तो 1936 से 37 में हुआ है, ठीक है। देन आगे जाके बिहार तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ये दोनों तो अभी हुए हैं, लाइक 2000 में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन डेट को आप ध्यान में रखेंगे। बट देन तो व्हाट आई एम सेइंग कि बिहार के उस वक्त के मैप का, ठीक है, उस वक्त के मैप में ये पूरा का पूरा जो था वो आपका बंगाल के रीजन्स में आता था, ठीक है। तो उसी में आपका ये संथाल रिवोल्ट हुआ था। आज के अगर टाइम में कहेंगे तो ये बिहार स्टेट में और नीचे के झारखंड स्टेट में मेनली आता है, ठीक है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज दामनिको। द रेबेलियन वॉज लेड बाय 4 मुर्मू ब्रदर्स, ठीक है। ये 4 ब्रदर्स थे, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव, ठीक है। तो ये 4 भाई थे, इन्होंने ही ये रिवॉल्ट जो है ये छेड़ा था। इसमें भी अगर आप कहेंगे तो सिद्धू और कान्हू मेन इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर मेनली प्री में जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो सिद्धू और कान्हू को ही लेकर आते हैं, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सिद्धू और कान्हू को लेकर, ठीक है। बट अगेन आपको ये बाकी 2 नाम भी जो है आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। कभी हो सकता है इन पे भी पूछ ले कि सिद्धू कान्हू के अलावा कौन थे, तो चांद एंड भैरव, ठीक है। अदरवाइज सिद्धू एंड कान्हू। नेक्स्ट ऑल्दो दिस, सो यहाँ पे देखेंगे आप कि हमने अपना ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक में रखा है, ठीक ठाक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को लिंक करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो दिस रिबेलियन हैड इट्स ओन फंडामेंटल कॉजेज, द कॉन्सिक्वेंसेज वर नो लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दे वर फार रीचिंग ड्यू टू विच द ब्रिटिश हैड टू मेक मैनी रिफॉर्म्स। कौन कौन से रिफॉर्म?
अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाता है कि हमें एक फ़्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत है। ये फ़्लो चार्ट हम कैसे बनाएँगे? देखिए, हमने यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ संथाल रिवोल्ट जो है, उसी का हमने यहाँ पे रीज़न्स बिहाइंड संथाल रिवोल्ट भी हमने लिखा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था हमने इसके डायमेंशंस को लिखने की कोशिश करी है, ताकि एग्ज़ामिनर को ज़्यादा अच्छे से दिखे, राइट? सो इसमें आप देखेंगे रीजंस बिहाइंड संथाल रिवोल्ट, ज़मींदारी सिस्टम एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम जो था उसका भी साइड इफ़ेक्ट था, मतलब जो ज़मींदार वगैरह थे वो किस तरह से लैंड पे संथालियंस को हरास करते थे। ठीक है, उनके लैंड मतलब लाइक ज़ब्त कर लेना या फिर उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लेना या वगैरह वगैरह, और भी डिफरेंट स्कीम्स थी उनकी। तो देन रीजंस बिहाइंड संथाल रिवोल्ट में आप देखेंगे दूसरा, एंट्री ऑफ डिकूज इन ट्राइबल एरियाज। डिकूज जो है ये संथाल उन लोगों को कहते थे जो इस एरिया के बाहर रहते थे, जो भी फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, फॉरेन लोग होते थे, उनको ये डिकूज कहते थे। ठीक है, तो एंट्री ऑफ डिकूज इन ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ मनी लेंडर्स। ठीक है, मनी लेंडर्स की जो पोजीशंस होती थी, लाइक वो किस पोजीशन पे उनसे लाइक कर वसूल कर रहे हैं। ठीक है, मनी लेंडर्स यानी कि जो उनको उधार देते थे, राइट? पर वो उधार का ऐसा सर्किट कर देते थे कि उससे कभी पेजेंट बाहर नहीं जा पाता था। ठीक है, वो उसमें ही ट्रैप होकर रह जाता था और हमेशा के लिए जो है वो लाइक उनके जो होते थे पैसे वो भरता ही रहता था, ब्याज ही भरता रहता था, मूल उसको भरने का मौका ही नहीं मिलता था, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन ऑफ मनी लेंडर्स। देन इज़ इंक्रीज इन डेट। इंक्रीज इन डेट, तो लाइक डेट में जो है वो जो भी पेजेंट होता था, फार्मर होता था, वो डूबता चला जाता था, डूबता चला जाता था, और इस तरीके से वो जो है एक रीज़न बन गया संथाल रिवोल्ट का। देन आप देखेंगे संथाल रिवोल्ट के, आप देखिए डायमेंशंस को मेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड करके इसको करिए। जैसे ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, सोशल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हिस्टोरिकल क्या हो सकते हैं वगैरह वगैरह, तो आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन इसमें देखेंगे मेन थ्री रीजंस जो हैं इसमें, सोशल कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़ एंड इमीडिएट कॉजेज़। इमीडिएट कॉजेज़ यानी कि जस्ट रिवोल्ट से पहले, ठीक है, ऐसा कौन से कॉजेज़ हुए जिन्होंने उसको इग्नाइट करने में और ज़्यादा हेल्प करी। ठीक है, अच्छा, सोशल कॉजेज़ में हम देखेंगे कि यहाँ पे रिलीजियस इंटरफेरेंस है, क्रिश्चियन मिशनरीज़ है, फोर्सफुल कन्वर्जन, आपको समझ आएगा होगा। रिलीजियस इंटरफेरेंस यानी दूसरों के रिलीजन में जो है ज़बरदस्ती ये एंटर करते थे, लाइक मुस्लिम्स के या फिर हिंदूज़ के, मेनली हिंदूज़ के, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी लाइक ज़्यादा थी तो इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते थे कि दूसरे रिलीजन कन्वर्ट करके हमारे रिलीजन में, इसके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा काम करती थी। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती थी लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए, अलग अलग अपीज़मेंट भी देती थी कि हम ये कर देंगे आपके लिए, ये कर देंगे, ये छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो है रिलीजियस इंटरफेरेंस होता था। क्रिश्चियन मिशनरीज़ बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोर्स करती थी, फ़ोर्सफुल कन्वर्जन कराती थी। ठीक है, देन आपके पॉलिटिकल रीज़न। पॉलिटिकल रीज़न देखिए मेनली है कि इम्पोजिशन ऑफ कॉलोनियल रूल इंस्टेड ऑफ लोकल गवर्नेंस। ठीक है, लोकल गवर्नेंस को तो हटा दिया इन्होंने और कॉलोनियल रूल ले आए, सीधे डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स अपना राज स्थापित करते थे, अपनी ही चलाते थे। ठीक है, अगर किसी मतलब लाइक लोकल उसको रखते भी थे तो फिर उसके ऊपर वो खुद ही बैठते थे, तो इनडायरेक्टली मतलब ब्रिटिशर्स का रूल ही आ जाता था। ठीक है, देन आपका इमीडिएट कॉजेज़, अरेस्टेड फॉर दरोगा मर्डर। जो और लोगों का क्या था कि लोगों को बेफालतू किसी भी मतलब से ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो अरेस्ट कर लेते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक बार ऐसे ही जो है एक दरोगा की कोई किलिंग विलिंग हुई तो उस पर कई लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो लोगों ने जो है भड़क के बेफालतू हमें अरेस्ट किया गया है, उन्होंने एक इंस्पेक्टर इंचार्ज को मार दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है और ज़्यादा इग्नाइट करती थी, फिर ब्रिटिशर्स को इसी तरह जो है मौका मिल जाता था और ज़्यादा उन पे अत्याचार करने का और ज़्यादा उनको दबाने का। क्योंकि एक अगर जैसे गांधी जी थे, ठीक है, उन्होंने जो है आपकी क्यों ये तरीके अपनाए कि नॉन वायलेंस के, और इस तरीके से क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम फ़ोर्सफुल करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, देखिए एक वक्त हर चीज़ का आता है, बाद में फ़ोर्सफुल भी हुआ,
क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। पर अगर शुरुआत में ही आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके पास उस वक्त ना तो इतनी पब्लिक होगी, ठीक है, ना हर किसी में इतना साहस होगा, और आप सीधे जाके नॉन वायलेंस को छोड़ के आप वायलेंटली अगर कूद जाएंगे तो आपके पास ना तो आर्म्स हैं ना आपके पास हिम्मत है, तो आप उसमें फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए गांधी जी ने नॉन वायलेंस का तरीका अपनाया। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, लोगों में और ज़्यादा हिम्मत आती गई, और ज़्यादा लीडर्स आते गए, फिर धीरे धीरे उनके पास और भी नई लाइक टेक्निक्स और टेक्नोलॉजिकली थोड़े बहुत सही लेकिन एडवांस हो गए। तो जैसे जैसे वो समझने लगे कि ब्रिटिशर्स की पावर क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके 1942 में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत वायलेंट भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, नॉन वायलेंस के साथ साथ। तो जो है इस तरीके से हमें फिर फाइनली आज़ादी मिल जाती है। देन हम देखेंगे सी कॉजेज़ ऑफ संथाल रिवोल्ट। कॉजेज़ ऑफ संथाल रिवोल्ट में जैसे आप दिखाए यहाँ पे 3 कॉजेज़, सोशल, पॉलिटिकल, इमीडिएट कॉजेज़, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और कॉजेज़ हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इकोनॉमिक कॉजेज़ में ये सारे आ जाएंगे आपके, ज़मींदारी, है ना, आपका इंक्रीज़ इन डेट, पोजीशन ऑफ मनी लेंडर्स, ठीक है, एंट्री ऑफ डिक्रूज, ये सब जो है सोशल, पॉलिटिकल, इमीडिएट कॉजेज़ ये अलग होंगे, तो ये सारे हम जोड़ के भी देखेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप देखेंगे संथाल यूजुअली टेकन लोन फ्रॉम द लोकल साहूकार्स, जमींदार्स एंड महाजन्स, ठीक है, फॉर सोइंग सीड्स एंड अदर पर्पसेस, इस सब के लिए वो पैसे लेते थे उधार। और फिर उसके बाद क्या होता था, बीइंग अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, संथाल्स वर अनेबल टू रीपे द लोन्स, इतना ज़्यादा उसका अमाउंट रख देते थे। देखिए पहले तो वो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करते थे मनी लेंडर्स या फिर ब्रिटिशर्स, कि जिससे कि उन्हें जो फार्मर्स होते थे उन्हें लोन लेना ही पड़ता था, ठीक है। अब वो लोन लेंगे सीड्स वगैरह के लिए, फिर उसके बाद जो है उनको ऐसे मनी ट्रैप में फंसा देते थे वो लोग कि वो इंटरेस्ट इतना हाई रेट होता था कि पे ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। एक ग्राफ होता है अगर आप देखेंगे इकोनॉमी में, तो वो बिल्कुल इस तरीके से जाता है कि जिसमें आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी आजकल के जो इंटरेस्ट रेट चलते हैं बैंक लोन्स वगैरह के, वो भी कुछ हद तक इससे मैच करते हैं, बट फिर भी उसमें क्या है कि हो जाता है इन टाइम। बट स्टिल अगर आप देखेंगे कि अगर आपने 20 साल का होम लोन लिया है तो जितना अमाउंट आपको मिला होगा आप डबल से ज़्यादा उसको पे करते हैं एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये संथाल्स वर अनेबल टू रीपे द लोन्स, ठीक है, रिजल्टेड इन देयर डिक्रीजिंग ओनरशिप ओवर द लैंड्स इन दामन कोह रीजन, ठीक है। तो दामन कोह रीजन में धीरे धीरे जो है उनके लैंड्स कम होने लगे, ओनरशिप कम होने लगी, क्योंकि जब पे नहीं कर पाते थे तो उस पर मनी लेंडर्स वगैरह आके या ब्रिटिशर्स आके कब्जा कर लेते थे, तो धीरे धीरे उनकी ज़मीनें जाती रहीं। मनी लेंडर्स वो सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड पुलिस। ब्रिटिश ऑफिसर और पुलिस का उनको सपोर्ट रहता था, क्योंकि जब वो मनी लेते थे इन सब से तो फिर आगे भी खिलाते थे, राइट। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट रहता था। ब्रिटिशर्स न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी देखेंगे, इसे रिस्ट्रिक्टेड द अथॉरिटी ऑफ संथाल्स ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज वगैरह इन सब पे पहले देखिए क्या होता था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे कोई ये नहीं था ज़्यादा कुछ, ठीक है, कोई किसी का अधिकार नहीं था कुछ। ब्रिटिशर्स भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वगैरह वगैरह, फिर ठीक है, तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है, कोयले की डिमांड आ गई, या और भी आयरन की डिमांड आ गई होगी, या वुड की डिमांड आ गई। तो इन सब को देखते देखते धीरे धीरे जो है जब डिमांड आई तो फिर वो जंगलों में घुसने लगे। फिर जंगलों में ऑब्वियसली जो हमारे ट्राइबल्स रहते थे उनके एरिया में इन्होंने दखल अंदाज़ी करी, और फिर उनको ही वहाँ से निकाल दिया और अपना कब्ज़ा करने लगे। तभी ये सारे रिवोल्ट की जड़ बना। नाउ अब देखेंगे कि फॉरेस्ट जो पॉलिसी आई उसके रिगार्डिंग इन्होंने फॉरेस्ट पे अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, और वहाँ से हटा दिया ट्राइबल्स को। अब नाउ क्या हुआ, संथाल्स वर फोर्सफुली यूज्ड फॉर लेइंग डाउन ऑफ रेलवे ट्रैक्स बिटवीन भागलपुर एंड वर्धमान विदाउट एनी पे। देखिए 1854 में पहली ट्रेन चली है, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ट्रेन का जो है हमारा 1853 पुणे से ठाणे के लिए, ठीक है, ठाणे जगह है बॉम्बे में। तो ये आपका पुणे से ठाणे के लिए चली थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है रेलवेज़ का विकास होता गया, हर जगह रेलवे लाइन बिछाने लगे, और ये इसलिए नहीं बिछा रहे थे ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो, ठीक है। वो इसलिए कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वेल्थ जो है ड्रेन कर सकें। इसी को लेके जो है बाद में 1901 में आप देखेंगे कि हमारे दादा भाई नायडो जी जो थे,
इन्होंने किताब लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया से जिस तरह से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो है पूरी वेल्थ को निकाल दिया, ठीक। अच्छा, तो रेलवे ट्रैक्स वगैरह इन्होंने बनाए, ठीक है। अब वो बनाने के लिए क्या करते थे ये कि ज़बरदस्ती जो है वहाँ के ट्राइबल्स और इन सब, क्योंकि इन लोगों के पास इतने, इनको ना तो अपने राइट्स पता होते थे और वैसे भी उस टाइम में कैसे ही राइट्स होते थे, ठीक है। तो ये लोग इनको ज़बरदस्ती कहते थे कि आप रेलवे लाइंस की ट्रैक्स लगाइए, तो उसके लिए, और वो जो है बिना मतलब पे भी नहीं देते थे, मतलब कह देते थे लेकिन जस्ट जमा कर देते कुछ नहीं थे, ठीक है। तो भागलपुर से वर्धमान के लिए इन्होंने वहाँ से ट्रेन भिजवाई, किस लिए? ताकि फॉरेस्ट से ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो निकाल सकें, ठीक है। लकड़ी हो चाहे कोयला हो या जो भी रिसोर्सेज हो, वैसे भी आप देखेंगे इस रीजन में जो दामनिको रीजन था, यानी कि बिहार के नीचे वाले हिस्से और झारखंड के ऊपर के हिस्से में, यहाँ पे आप आज भी देखेंगे तो काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो यहाँ से निकालने की इन्होंने जो है मुहिम चला दी, तो जिसकी वजह, और बिना पे के जो है संथाल्स को इन काम पे लगा दिया, राइट। नाउ रिलीजियस कॉजेज देखेंगे, मैंने पहले ही बताया, जैसे कि आपको यहाँ पे चार्टर ऑफ 1813, ठीक है, 1813 का चार्टर था, ठीक है, उसको अभी तक ये अप्लाई करके, और क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, 1813 से क्रिश्चियन मिशनरीज को मिल गया था कि वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में प्रोपोगेट करें, ठीक है। अब वो प्रोपोगेट तो कर रहे थे, करते करते इन्होंने क्या किया भाई, वो फोर्सफुली हो गए, फोर्सफुली कन्वर्जन वगैरह कराने लगे, और फिर दे टारगेटेड द ट्राइब्स। अब जब इंटरनली शहरों में करा चुके, ठीक है, गाँव में करा चुके, तो फिर ये ट्राइब्स में घुस गए। अब हर जगह ही घुसने लगे और हर जगह सबको फोर्सफुली करवाने लगे, तो यहाँ के लोगों को तो लगा कि मतलब आप ज़बरदस्ती हमें चेंज करवा रहे हो, ठीक है, हमारे रिलीजन को, हमारी मान्यता को ही आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ के लोग जो है मतलब भड़कने लगे, और जो ट्राइबल्स होते थे वो वैसे भी जो है मतलब उनको तो उनका रिलीजन ही, एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो मान्यता अलग होती है और ये अपनी उस पर थोपना शुरू कर देते थे क्रिश्चियन मिशनरीज, तो इस वजह से ये एक लाइक अलग ही कंडीशन बन जाती थी। नेक्स्ट इज़ सोशियो पॉलिटिकल कॉजेज़, ठीक है। सोशियो पॉलिटिकल कॉजेज़ में हम देखेंगे ब्रिटिशर्स डिसरिगार्डेड, ठीक है, द ट्रेडिशनल माझी सिस्टम, ठीक है, एंड द परहा पंचायत सिस्टम ऑफ संथाल लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। देखिए माझी सिस्टम जो है ये और परहा पंचायत, ये दोनों जो है लोकल सिस्टम गवर्नमेंट थे संथाल्स के, उनके अपने लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जब ट्राइबल पीपल आपस में, आज भी आप देख लें कहीं पे अगर ट्राइबल पीपल हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट का उसमें भागीदारी होती है, बट स्टिल उनको कई जगह पे ऐसा है कि अंडमान्स में या किसी लक्षद्वीप में या और भी कई जगह हैं जहाँ पे उनको प्रोटेक्टेड करके जो है उनकी आज भी इस तरीके से होती है, गवर्नमेंट कम से कम उसमें दखल अंदाजी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से पर ब्रिटिशर्स जो थे वो हर जगह पहुँच जाते थे, जो है अपने मतलब के लिए वो हर जगह दखल अंदाजी करते थे, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अभी इनकी जो लोकल गवर्नमेंट थी, माझी सिस्टम, परहा पंचायत, इन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो थे इम्पोज्ड ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल, अपना ही कानून उस पर लादने लगे, ठीक है, कि आपको यही मानना होगा, ये करना होगा, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज़ बनते रहे, अब है ना, धीरे 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 जो है लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो गई, और फिर धीरे धीरे लोगों ने जो है वो अपना गुस्सा जो है वो फिर एक साथ फूटेगा अभी। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब ये कुछ इमीडिएट कॉजेज़ थे जिनकी वजह से ये एकदम इग्नाइट कर गया, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज़ में देखेंगे कि इन 1855 मैनी संथाल पीपल गॉट अरेस्टेड फॉर अ माइनर थेफ्ट इंसिडेंट एंड इंस्टेड इम्पोज्ड ऑफ अ दरोगा मर्डर केस, ठीक है। मतलब छोटी मोटी चोरी के इंसिडेंट पे उनको गिरफ्तार किया था मैनी संथाल पीपल, मतलब कई संथाल पीपल्स को, बट उन पे लगा दिया गया चोरी की बजाय क्या, दरोगा के मर्डर केस का, ठीक है। दरोगा कोई मर गया होगा तो उसके मर्डर का केस इन पे लगा के इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। खूब मारा, खूब इनको बोला कि भाई आपने ये किया है, ऐसे किया है, और ज़बरदस्ती इन पे थोप थाप के इनको अरेस्ट करके रख लिया, ठीक है। नाउ इन रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रूटल बीटन अप, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स, संथाल पीपल किल्ड एन इंस्पेक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन रिस्पॉन्स, ज़बरदस्ती के लिए उनको ज़बरदस्ती रख लिया और फिर उसके बाद उनको मारने भी लगे, तो भड़क के क्या किया कि लोगों ने एक इंस्पेक्टर को ही मार दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है और ज़्यादा
आगे चली जाएंगी कि मतलब लोग अब तो ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी राइट, तो वो धीरे धीरे इन पे और ज़्यादा अत्याचार करने लगेंगे, ठीक है। बट अत्याचार एक हद तक होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर रिवोल्ट होता है। तो अब वही हुआ, स्टार्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिवोल्ट। लोग आगे आए, उन्होंने रिवोल्ट किया। सिद्धू कान्हू जो है, जैसा कि बताया, वो उनके लीडर बने और उन्होंने ये पूरा रिवोल्ट आगे किया। तो क्या हुआ, ऑन 30th June 1855, अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कान्हू, अ ग्रुप ऑफ 6000 संथाल्स वर गैदर्ड इन भागीनिधि, ठीक है, एंड टुक अप ट्रेडिशनल आर्मर सच एज बोज एरोज टू स्टैब्लिश स्वराज, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी आज़ादी के लिए, अपने स्वराज के लिए, ठीक है, उन्होंने जो भी उनके पास था, बोज एरोज, ये सब कुछ उठा लिया, ठीक है, और एक जगह जमा हो गए। और उनके लीडर थे सिद्धू और कान्हू, जैसे मैंने पहले बताया। और इन लोगों ने करीब 6000 संथाल्स को जोड़ लिया था, जो कि बाद में और ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रिवोल्ट इन्होंने कर दिया था, इसलिए इसको वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्ट इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखिए, टू स्टर religious sentiments among the revolutionaries, he said that the god of Santals, Singbanga, ठीक है, came into their dreams and ordered to fight against Dikus and establish Swaraj over Damaneko region, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए उस टाइम लोग इतना ज़्यादा समझते नहीं थे, तो उन्हें लाइक उन्हें ये पता था कि ब्रिटिशर्स के पास गन हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो दूर से ही चलाते हैं और मार देते हैं, ठीक है। तो अब उनमें हिम्मत कैसे दी जाए, इन्हें पता था सिद्धू एंड कान्हू को कि अगर इनमें, अगर देखिए, अगर आपके पास हिम्मत ही नहीं है तो आप तो लाइक शुरू होने से पहले ही जो है आप हार जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए क्या करते थे कि ये लाइक केम इनटू देयर ड्रीम्स एंड ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट डिक्यूज एंड स्वराज। ओके, तो दामनकोर रीजन में जो है ये अपना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये कह दिया कि भाई जो गॉड थे संथाल्स के, सिंह बोंगा, तो ये हमारे ड्रीम्स में आए थे और इन्होंने फाइट अगेंस्ट डिक्यूज के लिए हमें बोला है, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आपको स्वराज मिल जाएगा आपके रीजन दामनकोर पे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टिगेट किया और सबको हिम्मत दी और फिर ऐसे रिवोल्ट को आगे बढ़ा दिया। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट हम देखेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ही पक्षों को हमें रखना होगा। तो पॉजिटिव हमने रख दिया, ठीक है, कि लाइक स्टार्ट कैसे हुआ। तो अब हमें नेगेटिव भी दिखाना होगा कि लाइक किस तरह से मूवमेंट बाद में डिक्लाइन होता गया, ठीक है, और फिर एंड तो होना ही था, ठीक है। सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो किस तरह से किया गया, सीइंग द स्केल ऑफ रिवोल्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली ऑर्डर्ड फॉर द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ देखिए आज भी होता है और बहुत ही रेयर परिस्थिति में मार्शल लॉ को लगाया जाता है, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स को क्या था, वो तो लगाते ही थे, तो जहाँ भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी लगा देते थे। और मार्शल लॉ का मतलब होता है कि द वर्स्ट थिंग द कंट्री कुड हैव, द प्लेस कुड हैव, ठीक है, in which the law officers can, shoot at anyone just for any like reason they found about it, ठीक है। कोई भी रीज़न मिलेगा उसके लिए वो शूट कर सकते थे, वो पकड़ सकते थे, ठीक है, कुछ भी कर सकते थे। और ब्रिटिशर्स के टाइम में तो लाइक इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है, आउट ऑफ द हैंड्स यू कैन से। सो अब हुआ क्या कि इमीडिएटली ऑर्डर द मार्शल लॉ। फिर क्या हुआ, मेजर बारो, ठीक है, ये एक मेजर उन्होंने भेजा था। मेजर बारो वो सेंट विद 10 बटालियंस ऑफ आर्मी टू कंटेन द रिवोल्ट बट फेल्ड। अब फेल्ड क्या हुआ कि मतलब इन्होंने संथाल्स ने उनको मार पीट के भगा दिया, ठीक है, मेजर बारो को। तो 10 बटालियंस के साथ आए थे मगर हार गए। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अब बारोज फेलियर दर सेंट अ बिग यूनिट। अब उन्होंने कहा कि भाई बारो हार गया, अब अंग्रेज़ों के पास कमी तो थी नहीं, ठीक है। कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि इंडियंस की ही आर्मी थी उनके पास। कई ऐसे इंडियंस थे, लेकिन इंडियन सोल्जर्स या तो उनके पास पैसे के लिए जाते थे, या फिर कुछ ऐसे राजा महाराजा या और भी लोग रहे रहे होंगे। कई ऐसे नवाब भी थे जिन लोगों ने साथ दिया था इन ब्रिटिशर्स का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द 1857 रिवोल्ट। तो मतलब काफ़ी सारे लोग साथ थे जो इनके। तो उन लोगों ने फिर जो है उनकी भी आर्मी थी, तो ब्रिटिशर्स के पास आर्मी की कमी नहीं थी। और देखिए अगर यहाँ की आर्मी नहीं भी होती तो भी ब्रिटिशर्स क्या है कि ये तो कॉलोनियल रूल था, इनके पास तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कई जगह की आर्मीज़ थी, ठीक है। तो ये वहाँ से भी बुला सकते थे,
शिप्स वगैरह भी इनके पास थे, तो बाय सी बाय लैंड जहाँ भी चाहें वह वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, भारत फेलियर के बाद इन्होंने बिग यूनिट ऑफ आर्मी भेज दी, ठीक है, अंडर कैप्टन अलेक्जेंडर एंड लेफ्टिनेंट थॉमसन टू सप्रेस द रिवोल्ट एंड सक्सेसफुल। भेज दिया इन दोनों के अंडर, अलेक्जेंडर एंड लेफ्टिनेंट थॉमसन के अंदर, ठीक है, और सप्रेस कर दिया, ठीक है, ब्रूटली सप्रेस कर दिया बिल्कुल, कि मतलब सबको मारा वारा और जो भी करके इनको सप्रेस कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। मोर देन 15,000 संथाल्स इंक्लूडिंग सिद्धू एंड कानू वर किल्ड, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ 6,000 शुरू हुई थी वो 15,000 तो मरे हैं, और भी पता नहीं कितने थे जो इस रिवोल्ट में थे जुड़े हुए लोग, बट 15,000 आप सोचिए कि संथाल मर गए, ठीक है, मार दिए गए ब्रिटिशर्स द्वारा सिद्धू एंड कानू के साथ, एंड मैनी गॉट अरेस्टेड, रिजल्ट टिड द डिक्लाइन ऑफ रिवोल्ट। तो रिवोल्ट तो ख़त्म हो गया, ठीक है, सप्रेस कर दिए। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमने देख लिया कि स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि डिक्लाइन कैसे हुआ, तो अब ये भी देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके जाने के बाद क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है। देखिए रिजल्ट ऑफ संथाल रिवोल्ट, ठीक है, क्या उसके बाद आफ्टरमैथ क्या आया, क्या, ठीक है, क्या अच्छा आया क्या बुरा आया वो देखेंगे। तो क्रिएशन ऑफ न्यू संथाल परगना, देखिए क्या हुआ कि अब ये जो रिवोल्ट हुआ इसके बाद जो 1857 का रिवोल्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो है ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को हटा के डायरेक्टली अपना रूल स्थापित कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया कि हम जो है अब से देखेंगे तो ब्रिटिश क्राउन आ गया, ठीक है, इन पावर। अब उसने कहा कि ऐसा, एक्सक्यूज़ मी, तो उसने कहा कि ऐसा जो है दोबारा ना हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत इनकी डिमांड हम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड मान लेते हैं, जैसे कि ये भी शांत बैठ जाएंगे और हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था वो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्हें करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें लोकल्स का साथ चाहिए। अगर लोकल्स ही साथ नहीं देंगे तो फिर धीरे धीरे उनके लिए ये चीज़ मतलब लाइक काफ़ी अनहेल्दी हो जाएगा यहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ सी यहाँ पे रिस्टोरेशन ऑफ माझी सिस्टम, जो उनका माझी सिस्टम है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो उन्हें वापस देनी थी उसमें इन्होंने रिस्टोर कर दिया इनका माझी सिस्टम, ठीक है। जस्ट मिनट, या देन आप देखेंगे संथाल परगना टेनेसी एक्ट ले आए यहाँ पे, ठीक है। सो संथाल परगना का एक तो परगना बना दिया, ठीक है, माझी सिस्टम लोकल गवर्नमेंट इनको दे दी, ठीक है, तुम जो चाहे कर सकते हो अपने इंटरनल, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, कि हमें तो अपना काम जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो अपना लोकल गवर्नमेंट करनी है, अपना जो रूल कायदा कानून बनाना है बना लो, ठीक है। देन संथाल परगना टेनेसी एक्ट ले आए, ठीक है। ये एक्ट के थ्रू इन्होंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, और इम्पैक्ट ऑन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा इनका इस रिवोल्ट का रिज़ल्ट जो कहें कि आप सक्सेसफुल पॉजिटिव साइड में आया, वो ये आया कि नेशनल मूवमेंट पे इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। क्योंकि देखिए संथाल रिवोल्ट हुआ, इसके बाद कई छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहे, फिर एक बड़ा रिवोल्ट बिरसा भी आया। आप देखेंगे बिरसा में भी जो है सेम चीज़ हुई कि उन्होंने भी लोगों को इसी तरह से समझाया कि मतलब लाइक उन्होंने तो खुद को ये भगवान घोषित कर दिया कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, बिरसा भगवान हूँ, और बिरसा मुंडा ने, और फिर उस तरह से उन्होंने जो है इग्नाइट किया लोगों को, एक नए तरह से दिशा दी, और उन्हें पावर जो है इग्नाइट करी, ताकि वो इस रिवोल्ट में कूदें, अपने रिवोल्ट में बिरसा मूवमेंट में, और आज़ादी के लिए लड़ें, ठीक है। तो सेम चीज़ को जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फिर यहाँ पे जो है फिर देखेंगे आप धीरे धीरे आगे जा कर के जो है वो नेशनल मूवमेंट के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो इंस्पायर हुए कि हाँ ये लोग भी कर सकते हैं, मतलब ट्राइबल्स कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो इसी तरह से जो है आगे जा कर के ये चीज़ें और ज़्यादा बड़ी होती रहीं, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जानते थे कि ऐसा होगा, पर उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ निकालनी थी, करनी थी, तो वो जितनी जल्दी से जल्दी बस चाहते थे कि यहाँ से पैसा निकाल लो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब इन्हीं चीज़ों को जो है थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस को हम एलेबोरेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, क्या हुआ कॉन्सिक्वेंसेस में कि द रीजन बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल हिल, ठीक है, इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट
were carved out and named as Santhal Pargana and declared as non-regulation district। ठीक है, उनको थोड़ा सा अलग कर दिया कि हाँ आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई रेगुलेशन नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी जो भी सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहो बना सकते हो। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट उनका एक अलग से बना के रख दिया। ठीक है, देन आपका देखेंगे यहाँ पे लीगल में आ गया टेनेसी। ठीक है, टेनेसी लॉ वाज इनैक्टेड इन संथाल परगना। वही कहा ना, संथाल परगना के टेनेसी एक्ट ये ले आए थे। ठीक है, विच प्रोवाइडेड फॉर विलेज हेड एंड विलेज ऑफिसर्स हु वर एंट्रस्टेड विद जुडिशियल एंड पॉलिसिंग पावर्स। ठीक है, तो अब इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह तो दे दी थी, बट उसमें भी उन्हीं लोगों को बिठाया था जो कि ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर्स को अपीस करते थे, मतलब उनकी पॉलिसीज़ को अपीस करते थे, उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, तो उन्हीं लोगों को बिठाने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इनडायरेक्टली चलनी तो उन्हीं की थी, ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट क्या हुआ, सोशल में क्या हुआ, द ट्रेडिशनल माझी सिस्टम वॉज अगेन बिकेम ऑपरेशनल। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो भी आ गई। देन संथाल अपराइजिंग वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट। ये हम यहाँ पे देखिए, अब हम अपना कंक्लूजन देने की कंडीशन में हैं, तो कंक्लूजन को भी हमें थोड़ा ठीक ठाक बड़ा लिखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक स्टार्ट कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ अब कंक्लूजन में हम देखेंगे, संथाल अपराइजिंग वॉज द फर्स्ट रिवोल्ट विच सेट इट्स एम फॉर अटेनिंग स्वराज, सेल्फ रूल। ठीक है, तो ये स्वराज जो था पहली बार, मतलब कह लीजिए कि इन्होंने ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कि इन्होंने पहली बार अपने लाइक अपनी आज़ादी के लिए जो है इन्होंने रिवोल्ट किया था। ठीक है, विच लेटर बिकेम द एम ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का एम हो गया। ठीक है, स्वराज जो है फिर हुआ था ना कि लाइक स्वराज कब कहा गया था, तो पहली बार जो है ये जब सी आर दास ने बनाई थी और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मिलके 1923 में आपकी जो है ये बनाई थी, तो उसमें इन्होंने कहा था, है ना, तो स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी में उन्होंने स्वराज के लिए ये घोषित किया था। बाकी स्वराज वर्ड पहली बार जो है ये आपका आया था कब, देखिए उस टाइम तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, बाकी पंडित नेहरू जो थे उन्होंने 1929 में रावी नदी के किनारे भी ये चीज़ फाइनली कह दी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, बट स्वराज पहली बार जो है वो 1906 में जो है ये वर्ड क्वाइन हुआ था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है स्वराज के लिए इन्होंने पहली बार जो है जंग, वो आप कह लीजिए कि वॉर जो है ये इन लोगों ने, संथाल्स ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, सो डिस्पाइट डिस्पाइट ऑफ फेल, ठीक है, इन अचीविंग इट्स एम ऑफ स्वराज, इट इन्फ्लुएंस्ड फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट्स, फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट्स लाइक मैंने पहले बताया बिरसा मूवमेंट रिवोल्ट सबसे बड़ा हुआ है। इन सबको और भी छोटे मोटे कई सारे रिवोल्ट थे, तो उन सबको जो है इन्होंने इंस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एज वेल एज द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उसको भी इन्होंने बहुत इंस्पायर किया संथाल रिवोल्ट ने। संथाल अपराइजिंग changed the thinking approach of the weaker sections of the society who were earlier afraid of the Britishers, and upper caste groups now turned into more empowered and confident। ठीक है, तो मतलब अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कॉन्फिडेंट थे कि हाँ जब ये लोग लड़ सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और इस तरह से वो मास धीरे 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 बढ़ता गया। और फिर कुछ इलाइट लोग आए, कुछ नॉर्मल लोग आए। ठीक है, इलाइट जैसे कि हमारे कांग्रेस वाले लोग थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की ही नीतियों को सीख के उनके अगेंस्ट यूज़ करने के लिए जो है यूज़ में लाए। ठीक है, और कुछ नॉर्मल लोग भी थे, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, या फिर और भी कई लोग थे। ठीक है, जिन्होंने जो है मतलब लोकली अपने बल पे भी ऐसा कुछ किया कि लाइक धीरे धीरे रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। ठीक है, और फिर नेशनल मूवमेंट आने लगा। ठीक है, फिर सब लोग एक हुए, फिर हम एक साथ लड़े, और फिर गांधी जी आए जो सबसे बड़े इसमें जो है आप कह लीजिए आज़ादी में उनका सबसे बड़ा सहयोग माना जाता है, तो वो आए। फिर उसके बाद जो है हमें 47 में आज़ादी मिली। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो था हमारा संथाल रिवोल्ट, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए इसे बीपीएससी में पूछा भी जाता है, प्लस ये बिहार से कनेक्टेड है।
तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने स्टार्ट से एंड तक इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आपको बस ये देखना है कि कितना इसमें हमें इंट्रो रखना चाहिए, ठीक है। इंट्रो में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, अगर मैप वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इंट्रो के अलावा हम जब बॉडी पार्ट में जाएंगे कनेक्ट करने के लिए, हम यहाँ पे इंट्रो से बॉडी में हम एक फ़्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ़्लो चार्ट को किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैंने दिखाया, ठीक है। देखिए, फ़्लो चार्ट को जब आप यूज़ करेंगे तो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घिच-पिच कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। ये जो नॉर्मल कॉपीज़ हमारे घर वाली होती हैं, इनसे ज़्यादा चौड़ी होती है आपकी जो एग्ज़ाम में मिलेगी, तो उसमें आपको अच्छे से जगह मिलती है, चौड़ाई मिलती है अपना मैटर लिखने के लिए, ठीक है। तो नो वरीज़ ऑन दैट, बट साफ-साफ लिखिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको एलैबोरेट किया है, कॉजेज़ ऑफ संथाल रिवोल्ट, ये वो हर पॉइंट को, हर डायमेंशन को हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि हम कहीं पे डेट डाल सकते हैं किसी, जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ना, तो इन सब को हम ज़रूर डालेंगे। अगर कोई सिस्टम है, मांझी सिस्टम, बरहा सिस्टम, ठीक है, तो इन सब को भी हम ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे। कोई इंसिडेंट है तो उसको भी डालेंगे, ठीक है। तो वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों को देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि कब स्टार्ट हुआ तो एग्ज़ैक्ट डेट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जो लीडर्स हैं उनके नाम डालेंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह से हम सॉरी तो इस तरह से हम इन सबको जो है इंक्लूड करते जाएँगे, ठीक है। नाउ तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली, फिर स्टार्ट कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो आप कुछ जो है इसमें, जैसे डिक्लाइन वाला पार्ट है, इसका भी आप पॉइंट्स में बना कर के इनका भी जो है आप फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। और आप चाहें तो खाली फ़्लो चार्ट भी इनमें डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना ही पड़ेगा एलैबोरेशन में, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सिर्फ फ़्लो चार्ट भी बना देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएँगे या फिर वही एक अच्छी अप्रोच है, मगर क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है, ठीक है, कट शॉर्ट करने से अच्छा है कि आप उसके पॉइंट्स बना दें, ठीक है, और उसको पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में लिख दें, ठीक है। तो दैट विल बी मच मोर ईज़ी। फिर इस तरह से जो है हमने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस का ये अच्छा सा फ़्लो चार्ट बनाया है, आगे उसको एलैबोरेट किया है, ठीक है। फिर एट द लास्ट हमने अपना कॉन्क्लूजन लिखा है, जिसमें हमें इसको करंट से जोड़ के दिखाना है, इसलिए हमने इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट किया है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा इसको करंट से इसको जोड़ सकते हैं, लाइक कि ये चीज़ें आज तक चल रही हैं और मतलब किस तरह से संथाल रिवोल्ट हमको हमें आज भी लाइक मोटिवेट करता है, ठीक है, इंस्पायर करता है। ये चीज़ें आप जोड़ सकते हैं खुद से भी। तो इस तरह से हमने ये पूरा आंसर लिख दिया, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहती है, देखिए कि उतना ही मैटर दें जितना की ज़रूरत है, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 पेज, 2 पेज, ठीक है, आई एम सॉरी, 1 पेज, यहाँ से ये 2 पेज, ठीक है, 3, 4, 5 और ये 6, लेकिन 6 को अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे ये इतना तो हमारा ये क्वेश्चन ही था, अगर इसको हटा देंगे तो पूरे 6 पेज हो जाएंगे हमारे आंसर के, ठीक है। तो 6 पेज का आंसर है, जो कि आई थिंक इतना होना भी चाहिए। आपके 38 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पेज है। अगर आपको थोड़ा बहुत कट शॉर्ट करना है तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप इसको यहाँ पे इन सब के पॉइंट्स जो ये हैं डिक्लाइन के और आपके स्टार्ट के, इनको भी पॉइंट बना के आप पैराग्राफ में ना लिख के आप इसको फ़्लो चार्ट में बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इनको थोड़ा कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपका ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4, 4.5, 5 जितने में आपको सही लगता है। देखिए 38 के लिए ऑन एन एवरेज मैं मानता हूँ कि 4.5 से 6 पेज इतना होना ही चाहिए, कम से कम 5.5 4.5 पेज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अदरवाइज़ 6 पेज रहता है तो इट्स गुड, ठीक है। बाकी ये है कि लोग लिखने वाले 3 पेज में भी लिखते हैं, ठीक है, 4 पेज रहता है तो 4 पेज भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हमने थोड़ा ज़्यादा मटेरियल दिया है ताकि आप इसको पूरी तरह डाइजेस्ट कर लें, और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए संथाल रिवोल्ट में दिस इज़ द मोस्ट विच यू कैन हैव इन दी संथाल रिवोल्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, एटलीस्ट मेंस में तो नहीं आएगा। और प्री के लिए भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो शायद प्री के लिए अलग से होंगे तो वो आप इसके लिए अलग से पढ़ सकते हैं, बट मेंस के लिए इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है।
सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और इस फ्री इनिशिएटिव का सभी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर 67। थैंक यू।